तो भाई हम लोग अब एक चीज़ देख रहे थे क्या? हाँ, एक तो देखा था हमने पैरामीटर्स के बारे में और दूसरा देखा रिटर्न करने के बारे में। ठीक है, आप सबको एक बेसिक बात नहीं भूलना है। सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे मेथड क्या है तो क्या बोलोगे? कहोगे मेथड, हाँ, ग्रुप ऑफ कोड कह दो। वैसे एक चीज़ जान लो, जावा में करली ब्रेसेस को क्या बोलते हैं मालूम है? करली ब्रेसेस पे कोई चीज़ शुरू होती है, करली ब्रेसेस पे कोई चीज़ क्या होती है? एंड होती है। ठीक है, हाँ, बाउंड्री बोलो, या करली ब्रेसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की ये जो जगह है इसको बोलते हैं कई बार हम लोग क्या? ब्लॉक। ठीक है, तो मेथड क्या है? मेथड कहेंगे एक कोड ब्लॉक है। ठीक है, या सीधे ब्लॉक बोलो। तो भाई वैसे भी ब्लॉक में क्या होगा? कोड ही तो होगा। कोड ब्लॉक है मेथड, जिसमें क्या लिखा होता है? कोड लिखा होता है और एक साथ में छोटी सी चीज, इट हैज नेम, मतलब और इसके पास एक नाम होता है। जैसे मेथड के पास क्या होता है? नाम होता है ना। इस कोड ब्लॉक में लिखी गई 4 लाइनों की कभी भी जरूरत हो हमें चलाने की तो इसके नाम से हम इसे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं ना। मेथड के पास ये बहुत जरूरी है। देखो हर मेथड के पास एक क्या होता है? तो क्या है? मेथड इज अ कोड ब्लॉक दैट हैज अ नेम। नहीं बोलोगे ना? अगर हम लिखें तो सिंपल बोलेंगे, बड़ी रफ डेफिनेशन, कि मेथड इज अ कोड ब्लॉक एंड इट हैज क्या? नेम। एंड इट हैज नेम और नो नेम एंड इट इज written to do a task or work। भाई यही इसीलिए ना, मजे लेने के लिए तो मेथड बना नहीं रहे हैं। मेथड जब भी बनाते हैं हम किस लिए बनाते हैं? किसी काम के लिए ना। तो सीधी से भाई क्या है? मेथड एक कोड ब्लॉक है जिसके पास एक क्या होता है? नाम होता है, और ये हम बनाते हैं, इसके अंदर कोड लिखते हैं क्या करने के लिए? किसी काम को करने के लिए। और ये भी लिख दो, एंड वी कैन कॉल दिस कोड ब्लॉक विथ इट्स नेम। और इस कोड ब्लॉक को कभी भी हम कॉल कर सकते हैं उसके नाम पे। देखो ऐड मेथड को कॉल करना होगा, क्या बुलाओगे? ऐड मेथड कॉल करोगे ना, उसके नाम पे ही कॉल करोगे ना। सही नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो भैया तुमको पता है मेथड, जावा में कुछ नहीं है। जावा में क्लासेस बनानी है और काम के लिए क्या बनाने हैं? मेथड्स बनाने हैं। और मेथड्स में क्या करना है? कोड करना है। कोड करोगे, वेरिएबल यूज करोगे ना, यही है ना कि और कुछ है? अब ये जो मेथड है, ये काम करने के लिए जो मेथड बनाया गया है, ये मेथड देखो, जैसे यहाँ कोड लिखा गया, ए और बी को जोड़ा गया और ए को फिक्स 100 लिख दिया गया, बी को 500, तो इसका तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? 600 ही आएगा ना। अब एक कंसेप्ट और दिया गया, क्या? पैरामीटर का, कि कोई भी मेथड को बाहर से कॉल करे और वो बाहर से वैल्यू भेजना चाहता है तो उसे, जैसे वो चाहता था कि 2 नंबर खुद भेजे, तो 2 नंबर को ऐसे ना लिखे। वो उनका नाम ये क्या रखना चाहता है? ए और बी ना। मान लो ए और बी रखना चाहता है तो कैसे कहा जाएगा कि भैया ऐसे मत लिखो। अच्छा, ऐसे लिख देंगे तो एरर आएगी ना। क्यों आएगी? कहाँ एरर है? लाइन नंबर 15 में वो कह रहा है भाई ए बी क्या है, कहाँ से ए लिखे हो, कहाँ से बी लिखे हो। वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है ना। तो बस तुमको पैरामीटर में जाके बस यही लिख देना है, इंट ए कॉमा इंट बी। अब इस मेथड के अंदर तुम बाहर से वैल्यू क्या कर सकते हो? भेज। अब ये तुम्हारा मेथड डायनेमिक हो गया ना। अब किसी भी नंबर के लिए काम करने लगा ना, बिना इस कंसेप्ट के सिर्फ 2 ही नंबर को जोड़ना जानता था, 100 को और 500। लेकिन ये मेथड क्यों बनाया गया? काम करने के लिए। काम करेगा तो क्या लाएगा? कुछ आंसर लाएगा, कुछ आउटपुट लाएगा, कुछ उत्तर लाएगा। भाई कुछ करेगा तो कुछ लाएगा ना। अब करने के बाद वो लाया, हम उसको फिर बाद में आगे क्या करना चाहते हैं? यूज करना चाहते हैं।
लेकिन समस्या यही है कि जो भी उत्तर आया तुम्हारा वो किस में आया, सी में आया। और सी ऐड मेथड का लोकल वेरिएबल है, मेथड से बाहर निकलते ही सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस उत्तर को कोई ले नहीं पाएगा। बाहर सोचे यहाँ ये मेन मेथड की हम कॉल किए, उत्तर लेके आगे लेके भागे इसको, अब ये कर नहीं पाएगा। बात सबको समझ में आती है। फिर यही एक कंसेप्ट और पैदा होता है कि कैसे अंदर की किसी वैल्यू को बाहर भेजा जाए, जो उत्तर है वो उसको दिया जाए जिसने इस मेथड को क्या किया है, कॉल किया है। तब यहीं से पैदा हुआ कौन सा कंसेप्ट, रिटर्न का, कि हम चाहें तो वैल्यू को क्या ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। अगर कुछ जैसे हमें ये सी में मेरा उत्तर था ना, हमें सी चाहिए तो हम लिखेंगे क्या, रिटर्न सी। रिटर्न सी। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? इस तरह से हम सी की वैल्यू को उसे दे सकते हैं जिसने ऐड मेथड को क्या किया है, कॉल किया है, जिस लाइन। यही कंसेप्ट है, सिंपल सा। इससे कोई वैल्यू जो काम की निकली, जो उत्तर आया, भाई काम किया, कोड किया, कुछ रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट बाहर यूज करना चाहते हो तो उस रिजल्ट को तुम क्या कर लोगे, रिटर्न सी। रिटर्न और उस वैल्यू का नाम जो तुम रिटर्न लेना चाहते हो। लेकिन याद रखना, जब भी कुछ रिटर्न लोगे तो वाइड नहीं लिख सकते। अब क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। और सी का टाइप क्या है, देखो इंट है ना। देखो जो वेरिएबल होता है उसके पहले उसका टाइप लिखा होता है। इसका टाइप क्या है, इंट है ना, तो वाइड की जगह लिखना पड़ेगा क्या, इंट। अब ऐसा होगा कि ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ आ जाएगी और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टोर कर दें भाई, ये देगा ऐड मेथड क्या तुमको, सी, जो कि है क्या, इंट। बोल रहा है ना ऐड मेथड क्या देगा, इंट देगा। तो लोगे तो ये भी तो क्या होना चाहिए, इंट ही होना चाहिए। और ये मत कभी इस चक्कर में पड़ना, यहाँ नाम सी है तो यहाँ नाम सी रखेंगे, यहाँ नाम सी रखो, डी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सी में उत्तर आएगा वो डी के पास पहुँच जाएगा। अब जैसे 234 और 23 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 257। 257 डी में आ जाएगा। चाहो तो डी को क्या करा लो, प्रिंट करा। मान लो डी में 2 का गुणा करना है और प्रिंट कराना है, तो ऐसे कर क्या आ जाएगा, 257 क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 514 आ जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं। आया कि नहीं आया? सोचो, ये वैल्यू टहलते हुए यहाँ पहुँच गई 257 और 257 का 2 से क्या हुआ, गुणा हुआ और उत्तर क्या आ गया, 514। बात समझ में आई? यही वो कंसेप्ट है जिसको कहते हैं क्या, रिटर्न लेना। इसके बिना सब बेकार है। उत्तर आया लेकिन उत्तर अंदर खत्म हो गया। रिटर्न के कंसेप्ट का यही काम है। मान लो एक चीज और देखना, या इंट ही, ऐसा नहीं भैया, ऐसा मत सोचने लगना इंट इंट ही होता है, कुछ भी लिख सकते हो। भाई देखो कोड लिखा है ना, बताओ इस ऐड मेथड के अंदर कितने वेरिएबल हैं? सी नए जो बनाए हैं ये तो 2 पैरामीटर हो गए, इसके अलावा कितने हैं, सी, के, एन, बी, एल, कितने, 4। ठीक है, चारों में तुम्हारा उत्तर कौन है, सी में। तुम कह रहे हो तुम्हारा उत्तर है। जावा से पूछो तुम्हारा उत्तर क्या है तो क्या बताएगा, जावा कहे क्या जाने हम भाई, कोड तुम कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या उत्तर है, क्या प्रश्न है, तुम जानोगे कि हम जानेंगे। तो ध्यान से समझो, जरूरी नहीं है कि सी को ही रिटर्न किया जाए, तुम किसी को भी रिटर्न कर सकते हो जिसको रिटर्न करने की जरूरत है। अच्छा मान लो हमने सी को रिटर्न कर लिया, ऐड मेथड चला, अंदर आया, जोड़ा घटाया, जो 3 5 करना था किया, लाइन नंबर 19 चली, रिटर्न क्या किया, सी।
तो क्या होगा, जानते हो क्या होगा? C रिटर्न किया गया, न तो K रिटर्न किया गया, न तो N रिटर्न किया गया, न तो BL रिटर्न किया। ये भी लोकल वेरिएबल है, ध्यान से देखना, याद रखना, बेसिक नियम कभी नहीं बदलते। इसलिए कोई भी नया नियम सोचो, बेसिक नियम को दिमाग में रख के उसको तोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा कोई भी एडवांस नियम, बेसिक नियम को। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बेसिक नियम दिमाग में रखना। और क्या समझाया गया था? यही ना कि जब भी किसी मेथड में चलता है तो मेथड के लिए एक बॉक्स बनाता है और उसी के अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल को रखता है, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है बॉक्स खत्म, लोकल वेरिएबल खत्म। यही समझाया गया था ना। और इन चारों के साथ भी यही होगा। C, K, N, BL, जैसे ही मेथड बाहर निकलेगा क्या हो जाएंगे? चारों खत्म। सच्चाई है ये। लेकिन इन चारों में से C जिसे रिटर्न किया गया है वो खत्म होने से पहले आगे क्या करेगा? अपनी वैल्यू फेंक देगा, दे देगा। ये तीनों तो हमें आगे नहीं मिल पाएंगी, लेकिन C में क्या आया वो आगे हमें मिल जाएगा। नियम वही है, मेथड से बाहर निकलेगा, सारे वेरिएबल को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो वेरिएबल जिसे क्या किया गया है? रिटर्न किया गया है, वो खत्म होने से पहले वैल्यू क्या करेगा? आगे दे देगा, और फिर खत्म हो जाएगा वो भी। तो इसके पास वैल्यू क्या होगी? चली आएगी। तभी तो D के पास C का जो चीज़ C में आ रही है कितनी आएगी? 23, और जो भी आ रही होगी वो D में क्या हो जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोई कंफ्यूजन है ये बताओ? अगर हम प्रिंट कर दे रहे हैं D तो क्या प्रिंट होगा? क्या 200 प्रिंट करा पाओगे? हमको 200 बाहर चाहिए, यहाँ 200, D में 200 चाहिए जो K के अंदर है। तो भैया अगर K के अंदर वाली चीज़ रिटर्न चाहिए तो C को क्यों रिटर्न किए हो? तो K को कर लो ना, अब वो मिलेगी, K वाली मिलेगी। भैया जो जोड़ने पे आ रहा है 257 वो नहीं मिलेगा, K का में जो पड़ा है वो मिलेगा। क्या मिलेगा? 200। अगर तुम्हारा मन है कि नहीं भैया हमको तो ये ABCD चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? ABCD बाहर यूज करना, तो हम रिटर्न क्या लिखेंगे? ABCD किसके पास है? N के पास ना, N। लेकिन अब देखो आ रही है क्या? एरर। फिर मत भूल जाओ एक बेसिक नियम, जब भी कोई वैल्यू रिटर्न लेते हैं तो वाइड की जगह क्या होता है? रिटर्न टाइप। तुम रिटर्न ले रहे हो किसे? N को। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। पहले नहीं बदलना पड़ा, संजोग से C और K दोनों का टाइप क्या था? इंट ही था, लेकिन N का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो इंट की जगह भैया लिखना पड़ेगा क्या? स्ट्रिंग। एरर दे रहा है, इस बात का एरर नहीं दे रहा है कि क्यों 2 पैरामीटर भेजो इंट टाइप के। 2 पैरामीटर तो भेजेगा क्योंकि 2 पैरामीटर वो क्या कर रहा है? मांग रहा है। एरर इस बात की दे रहा है कि ऐड मेथड तुमको रिटर्न करके दे रहा है आपसे N या क्या? स्ट्रिंग, और तुम रखने की बात कर रहे हो किसमें? इंट में। ये तो गलत कर रहे हो ना, तो तुम यहाँ जाके बदलोगे क्या? स्ट्रिंग। अब यही D चलेगा तो प्रिंट क्या होगा? D प्रिंट होगा तो क्या आएगा? बात समझ में अब आ रही है? और एक बात समझाई थी तो तुमसे कहे कि भैया N भी रिटर्न ले लो और C भी ले लो, तो भैया ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। एक ही चीज मिलेगी, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, 2 लोग। फिर ये दिमाग लगाओ, ये चालाकी करने की कोशिश करो कि हम अगली लाइन में ले लेंगे, तो भी नहीं होगा भाई। ये भी बताए थे, क्योंकि ये बताए थे ना, जैसे ही रिटर्न पड़ता है बाहर निकल जाता है, तो आगे वाले का तो चलने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए ये कोड भी कंपाइल नहीं होगा, एरर देगा। कर्सर ले जाओगे ना तो बोलेगा एक बात, कहेगा अनरीचेबल कोड, कहेगा यहाँ तक तो रीच का मतलब था पहुँचना ना, तो भैया तुम्हारे तक हम पहुँच ही, लाइन नंबर 19 तक मेरा कोड पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि 18 पढ़ के ही क्या हो जाएगा? तो वापस निकल जाए, 19 तो कभी चलेगा नहीं। इसलिए इस बात की यहाँ क्या है? एरर है। तो याद रखना भैया, एक ही वैल्यू रिटर्न ले सकते। अब तुमको पता है क्लास बना सकते हो, क्लास के अंदर मेथड बना सकते हो। मेथड तुम्हारे 2 तरह के हो सकते हैं, ऐसे मेथड जो रिटर्न करें और ऐसे भी मेथड जो रिटर्न न करें।
ऐसे मेथड जो रिटर्न नहीं करते उनके नाम के ऊपर तुम क्या लगा देते हो, वाइड। कोई मेथड बनाओ, नीचे बनाए हो, ये मेथड कैसा है, परसेंटेज वाइड, तो मतलब ये मेथड रिटर्न नहीं करता। और ये मेथड जो है, जिसमें जो मेथड रिटर्न करता है वहां वाइड नहीं लिखा होगा, वहां वाइड की जगह रिटर्न टाइप। भाई रिटर्न हो रही होगी तो कोई वैल्यू रिटर्न हो रही, कोई वैल्यू होगी तो उसका टाइप होगा, है ना। तो हमेशा उस जगह क्या मेंशन होता है, उसका रिटर्न टाइप। दो ही तरह के मेथड होंगे, बनेंगे बस, या तो रिटर्न करने वाले या तो रिटर्न न करने। अच्छा, ये मेथड कह रहा है, इसका नाम क्या है, मेथड का नाम परसेंटेज है। इसके अंदर परसेंटेज या टोटल नाम या परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल है ना। ये मेथड हम चाहते हैं कि वाइड ही लिखे रहें और ये वैल्यू बाहर ले लें, यूज कर लें, रिटर्न ले लें, तो ये हो नहीं सकता। या मेथड वाइड है तो मतलब सीधी सी बात है, आप इससे रिटर्न नहीं ले सकते, है ना। तो मतलब क्या हुआ मेरा, क्या करेगा, मतलब क्या है, अगर एक मेथड वाइड है तो चाह के भी तुम रिटर्न उससे ले नहीं सकते। अब लेकिन एक चीज देखना जरा, ऐड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ऐड मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अरे देखो ना, ये ऐड मेथड, ये देखो यहाँ लिखा गया है, देखो रिटर्न कर तो रहा है और रिटर्न टाइप लिखा है ना। तो बताओ ऐड मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। ध्यान से समझना। और हम इस रिटर्न को किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, डी में। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो कर रहे हैं इसे कहते हैं रिटर्न हुई वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना, यही बोलते हैं ना भाई। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन। एक काम करते हैं जरा, इससे कोई दिक्कत, प्रिंट कर रहे थे नहीं प्रिंट कर रहे, मेरा मन। अब बताओ, एरर दे रहा है कि नहीं, नहीं ना। अच्छा, रिटर्न ले रहे हैं कि नहीं, नहीं ले रहे हैं ना। जब हम ऐसे देखो, इसी को दो तरह से कॉल कर देते हैं लोग। देखो ऐड मेथड कितनी बार कॉल हुआ है, दो बार। देखो एक लाइन नंबर 5 में, एक लाइन नंबर 7 में। 5 में जब कॉल कर रहे हैं तो इसका जो भी रिजल्ट या वैल्यू है उसको हम रिटर्न ले रहे हैं। लाइन नंबर 7 में जब कॉल कर रहे हैं तब रिटर्न नहीं ले रहे हैं। कोई एरर आ रही है क्या, बोलो क्या समझे। मतलब ये है, जो वही है उसी पे भरोसा करो, जो दिखे, जो दिखे साफ साफ उसी पे भरोसा करो। बेवजह कल्पनाएं करने की जरूरत नहीं है। जितना सामने है, तुमको एक बिहेवियर साफ साफ दिख गया कि अगर एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न ना लो। लेकिन एक मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी हो और चाहे ना हो, मिलेगा नहीं। लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारे विवेक के ऊपर है, तुम्हारे काम के ऊपर है कि तुम चाहो तो रिटर्न को लो और चाहो तो रिटर्न को ना लो। कोई मजबूरी नहीं है, ये बात याद रहेगी। वही चीज ये देख लें, एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको रिटर्न लेना ही लेना है। मन करे तो लो और मन करे तो ना लो, कोई रोकेगा नहीं। सेम ऐसे ही बताओ। अच्छा, वही सब्जी वाला एग्जाम्पल देखो, हमने उसको भेजा, 2 पैरामीटर दिए, सब्जी का नाम और पैसे, वो लेके गया, सब्जी ले आया। अब उसका अच्छा, लेकिन ये बताओ उसके बाद उसका काम क्या है, सब्जी लिया, उसको पता है कि सब्जी लेके हमको वापस करनी। अब वो आया, वो सब्जी देने लगा कि लो सब्जी। अब तुम कह रहे हो नहीं लेंगे तो क्या करेगा वो रख के चला जाएगा, भैया लो चाहे फेंक दो तुम्हारी मर्जी। मेरा काम है क्या, लाना और तुमको देना। अब तुम उसको रखो घर में कि फेंक दो कि क्या कर दो, ये तुम्हारी समस्या है, उसकी समस्या नहीं है।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पता चला हमने उससे कह दिया जाओ यार सब्जी ले आओ, गया सब्जी लेके आया, हम कह रहे आज खाने का मन नहीं, रख दो या फेंक दो या कुछ भी कह दिए, कहा नहीं अब तो खानी ही पड़ेगी। भाई ऐसा आदमी चाहोगे? नहीं ना, अंतिम में तो मेरी मर्जी चले ना, मन किया तो लिया, मन किया तो नहीं लिया। तो सेम वही चीज यहाँ नहीं हो रही है। एक मेथड अगर रिटर्न करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम रिटर्न लो ही, मन करे तो लो और ना मन करे तो मत लो। लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है तो चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते, लेकिन अगर कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा मत सोचना कभी कि ये लाइन एरर देने लगेगी क्योंकि ये तो रिटर्न कर रहा है। अच्छा ये भी मत सोचना कभी कि लाइन नंबर 7 में ऐड मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है। ऐड मेथड का जो कर्म है वो अपना करेगा और उसका कर्म क्या है? सीधा जाना, पैरामीटर लेके काम करना, अंतिम में जो रिजल्ट है वो रिटर्न दे देना। अब इनकी मर्जी है, लें और चाहे ना लें। अब सोचो जरा, जो रिटर्न तो दोनों केस में मिल रहा है कि नहीं? एक केस में हम स्टोर कर रहे हैं और एक केस में स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो सोचो, जिस केस में स्टोर करेंगे उसमें क्या होगा, जिस केस में स्टोर नहीं करेंगे उसमें क्या होगा। जिस केस में हम स्टोर कर रहे होंगे तो जो वैल्यू होगी उसका एड्रेस किसको मिल जाएगा? डी को मिल जाएगा। जिस केस में स्टोर नहीं कर रहे हैं ये वैल्यू का एड्रेस आगे भेजेगा। यहां कोई लेने के लिए बैठा नहीं है तो कोई लेगा नहीं, रैम में रहेगा वो, तो गार्बेज कलेक्टर फिर आएगा, उसका वही तो काम है, जाके देखना कौन ऐसा है जो रैम में बैठा है लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। देखो रिटर्न दोनों केस में हुआ है, इस केस में भी और इस केस में। इसमें रिटर्न के एड्रेस को, जो रिटर्न वैल्यू हुई है उसके एड्रेस को डी नाम के वेरिएबल को दे दिया गया, इसीलिए इस रिटर्न हुई वैल्यू का गार्बेज कलेक्टर कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो रिटर्न होगा उसको गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? क्लीन कर देगा। बात समझ में आई? ये कभी मत सोचना कि नहीं स्टोर कर रहे हो तो ये रिटर्न ही नहीं करेगा ना, नहीं स्टोर करोगे तब भी रिटर्न करेगा। हाँ मान लीजिए हम ये लाइन नंबर 17 के बाद प्रिंट करा दिए सी को, करा लो, तो उसके बाद भी जो रिटर्न आएगा एट लाइन नंबर 7 पे, हाँ गार्बेज कलेक्टर उसको हटा देगा। किसको? रिटर्न यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमको। तुम सोचो क्या होगा। पहली बात तो प्रिंट कराना कोई स्पेशल या खास बात नहीं है। प्रिंट कराना का मतलब सिर्फ चीज को कंसोल पे दिखा भर देना। प्रिंट वाली लाइन क्या करती है? आपने प्रिंट सी लिखाना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी पढ़ाना, सी वेरिएबल के पास जाएगा, कहेगा अपना एड्रेस बताओ, उस एड्रेस में जो वैल्यू होगी वही कंसोल पे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं। ये प्रिंट करना रिटर्न करना नहीं है, प्रिंट करना रिटर्न करना नहीं है। कभी ये मत सोचना कि ये भी रिटर्न हो रहा है, ये भले वहां प्रिंट हो रहा है, इसको रिटर्न करना नहीं बोलते। रिटर्न तो बस कौन है? ये। अब क्या होगा ये भी देख लो भाई, कितने वेरिएबल का अगर हम रन कर दें, ऐड मेथड पे आएगा, ऐड मेथड पे चला, लाइन नंबर 5 पे ऐड चला, ए आया, बी आया, ए बी जुड़े, उत्तर किस में आया? सी में आया। 2300 234 कितना आया? 257। अगली लाइन में 200 गया। अच्छा 257 का एड्रेस किसके पास है? सी के पास। गार्बेज कलेक्टर सी को कुछ नहीं बोल, 257 को कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा भाई तुम्हारा एड्रेस किसके पास है? सी के पास है, तुम बैठे रहो। आगे बढ़ेगा, लाइन नंबर 15 पे आएगा, 200 डालेगा रैम में, एड्रेस किसको देगा? के को। ABCD डालेगा रैम में, एड्रेस किसको देगा? N को। और ट्रू डालेगा रैम में, एड्रेस किसको देगा? BL को। 4 वेरिएबल बन गए कि नहीं? C भी है, K भी है, N भी है, BL भी है, किसी का कुछ होगा नहीं। अच्छा मान लो यही लिख दें हम, अब C में आएगा 257, K में आएगा 200, N में आएगा ABCD का कुछ नहीं करेगा गार्बेज कलेक्टर। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 17 चलेगी तो N में क्या आएगा? राहुल। तो ABCD किसी के पास नहीं है, ABCD को पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर चल रहा है, ABCD को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, लेकिन राहुल का कुछ नहीं करेगा। फिर BL बराबर ट्रू होगा, ट्रू रैम में जाएगा, BL के पास एड्रेस आएगा। इसके बाद तुम C को क्या करा रहे हो? प्रिंट करा रहे हो, तो प्रिंट कर देगा ले। और इसके बाद रिटर्न तुमने N किया,
जैसे ही मेथड से रिटर्न एन का मतलब मेथड से बाहर निकलो, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा मेथड के सारे वेरिएबल अपने आप क्या हो जाएंगे, खत्म। जो प्रिंट हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, जो प्रिंट नहीं हुआ है वो भी, मतलब सी के, ठीक है, बी एल, बस एन जो है खत्म होने से पहले वैल्यू आगे दे दे। तो ऐसा मत सोचना प्रिंट करा दिए तो वैल्यू जिंदा हो गई, सीधे सी भी क्या है, एक लोकल वेरिएबल, और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा लोकल वेरिएबल सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो प्रिंट करा दिए वो छप जाएगा, नहीं प्रिंट कराएगी नहीं छपेगा। आई बात समझ में? और एक बात बता दे भैया, अभी तुम लोग को बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लगती होगी यही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना, क्योंकि हर चीज प्रिंट करा करा के क्या कर रहे हो तुम, देख रहे हो, इसका कोई यूज नहीं होता। आप बता दें, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं मालूम है? अच्छा, कोड क्यों लिख कर रहे हैं? मजे लेने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कोई काम है, मिला है। तो जब शुरू में कोड करते हैं, हमको काम मिला 500 लाइन का कोड लिखना है, तो क्या करेंगे, आंख बंद करके 500 लाइन लिख के चलाएंगे? नहीं, 10-20 लाइन लिखे, फिर चला के देखेंगे 20 लाइन सही चल रही है कि नहीं, फिर 10-20 लाइन जोड़े तो चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं, उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। इसलिए प्रिंट वाली लाइनें बीच बीच में क्या करेंगे, हम डालेंगे, जिससे हमको दिखे, कंफर्मेशन हो सके कि मेरा कोड हाँ सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। एक बार जब पूरा कोड लिख लेंगे, एक बार चला के देख लेंगे, प्रिंट करा के सब देख लेंगे, सारे उत्तर क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, तो जाते हैं हम लोग ये लाइन फटाफट डिलीट कर देते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। ये प्रिंट वाली लाइन एक डेवलपर, एक कोडर सिर्फ यूज करता है ये चेक करने के लिए कि मेरा कोड अभी तक सही चला कि नहीं, सही उत्तर आया कि नहीं। एक बार जब एकदम कंफर्म हो गया, सब सही चल चुका है, सारा उत्तर सही आ रहा है, तो कहेगा इस लाइन को हटाओ। क्या इसका यूज है? किसी के लिए नहीं। यूजर क्या करेगा? कैलकुलेटर में हम लोग 2 नंबर डाले 2 + 4, तो यूजर को 6 प्रिंट कराने के लिए किसका यूज करेंगे? देखो एक चीज ये भी बता दें, ये प्रिंट होने को तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जनरली जो ये प्रिंट कराना है, ये वो प्रिंट कराना नहीं है जो तुम उस पे होता है, कैलकुलेटर में होता है, समझ रहे हो? ये तुम बस ये मान के चलो। वो तो देखो, एक तो ये तो बड़ा बेसिक एग्जाम्पल हुआ कैलकुलेटर कौन बनाता है? हम लोग को जो काम करना होगा, एक जनरल, एक रियल लाइफ का क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ होगी जिसे हमें करना होगा या ऑटोमेट करना होगा, तो जब हम करेंगे तो हम लोग ये लाइन डालेंगे बस इस कंफर्मेशन के लिए कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं। जब मेरा पूरा कोड लिख चुके होंगे, हम कंफर्म हो चुके होंगे मेरा कोड ऐसा। अच्छा ये बताओ, जो कोड आज हम लिख रहे हैं, आज के लिए थोड़ा लिख रहे हैं, आज हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे जब जरूरत पड़े तो हम इसको चला सके। तो आज जब लिख रहे हैं तब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सही काम कर रहा है कि नहीं। जब वो सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो ये सब क्या करेंगे, हटा देंगे। हम बार बार अभी तुम लोग की क्लास में यूज कर रहे हैं, या तुम लोग यूज करोगे, क्यों? इसी से तुमको पता चलेगा ना कि कौन मेथड चला था आखिर में, कौन सा मेथड नहीं चला। नहीं तो ऐसे 10-12 मेथड रहेंगे तो पता नहीं चलेगा ना क्या चला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए हम लोग प्रिंट की लाइनें डालते हैं जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ इस लाइन के बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अरे ये डिपेंड करता है आउटपुट आ कहाँ रहा है। फेसबुक यूज कर रहे हो, आउटपुट कहाँ आ रहा है? अमेजन यूज कर रहे हो, आउटपुट कहाँ आ रहा है? वहीं आ रहा है, वहीं सामान खरीद रहे हो, वहीं सब आ रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। कस्टमर कोई कंसोल लेके, क्लिप्स लेके थोड़ी बैठेगा यूज करने किसी सॉफ्टवेयर को। कस्टमर तो नॉर्मल यूज करेगा ना। ये कंसोल जो है किस लिए है? डेवलपर के लिए है कि जब डेवलपर कोड लिखता है तो जो चीज़ें हो रही हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं, वो सही आ रही हैं कि नहीं, यहाँ से कंफर्म हो जाता है देख के, हाँ भाई यहाँ सही आया, यहाँ सही है, यहाँ तक कोड सही, यहाँ तक कोड। जब उसे ये लग जाएगा सारा कोड सही है ना, तो आएगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली लाइन जितनी भी होंगी ना, सबको फटाफट डिलीट कर देगा। ये कुछ काम थोड़ी नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, चीज को क्या करा रहा है, प्रिंट करा दे रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये रिटर्न करना नहीं है, प्रिंट करा रहा है। बाकी जो बेसिक नियम नहीं बदलेंगे। हमेशा कह रहे हैं कोई भी चीज सोचना, बेसिक नियम को हमेशा दिमाग में रखें, वो नहीं टूटने वाला। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। एक मेथड से आप क्या कर सकते हो, चीजें रिटर्न ले सकते हो, है ना। और
एक ही चीज़ रिटर्न ले सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। और साथ में ये आपको एक बात समझ में आई कि क्या कहते हैं कि, और ये है कि तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो रिटर्न, एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि तुम रिटर्न लो, और रिटर्न से तुम देखे अंदर की वैल्यू बाहर उसके पास चली गई। देखो क्या हुआ, पैरामीटर से बाहर की वैल्यू अंदर गई और रिटर्न से अंदर की वैल्यू बाहर, यही तो है। अब मतलब किसी मेथड में वैल्यू तुम भेज भी सकते हो और किसी में, यही दो कंसेप्ट यूज करो, पैरामीटर और रिटर्न वाला, तो किसी भी मेथड में वैल्यू भेज भी सकते हो और किसी मेथड से वैल्यू निकाल भी सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ये? तो चलो, ये हो गया तुम्हारा रिटर्न का कंसेप्ट, और ये रिटर्न है भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और रिटर्न का मतलब समझो। चलो एक चीज़ और भी बताते हैं, जहाँ वाइड रहता है वहाँ रिटर्न नहीं रहता ना, जहाँ वाइड रहता है वहाँ रिटर्न नहीं रहता। अच्छा, लेकिन वाइड मेथड है ना, लिखे हम रिटर्न, एरर आ रही है, लेकिन रिटर्न के आगे वैल्यू नहीं लिखी है ना। लेकिन अगर ये लिखने की कोशिश करोगे, रिटर्न टोटल करें, तब कहेगा एरर, कहेगा भाई तुम वैल्यू रिटर्न लोगे तो वाइड आप नहीं लिख सकते, आपको वैल्यू का टाइप लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो वाइड मेथड के अंदर ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, रिटर्न लिखो और कुछ मत लिखो। हाँ, अब सवाल ये उठता है फिर क्या करेगा? तो फिर ये करेगा कि जैसे ही लाइन नंबर 34 पढ़ेगा, मेथड से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो तुम कहोगे सर जी ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं लिखते तब भी तो कहाँ जाता? बाहर जाता, कहीं अंदर तो जाता नहीं। तो आखिर इसको लिखा क्यों जाए? अच्छा, एक काम करते हैं, इसके आगे एक लाइन लिख लें। एरर दे रहा है ना, क्योंकि याद रखना रिटर्न हमेशा क्या होती है? आखिरी लाइन है। हाँ, रिटर्न हमेशा आखिरी, इसलिए ये तो अनरीचेबल कोड हो जाएगा। देखो कह रहा है ना अनरीचेबल कोड, तो भैया ये तो नहीं कर सकते। अब यही दिमाग में कई बार आएगा कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, वैसे भी लाइन नंबर 33 के बाद कुछ नहीं लिखा रहेगा तो बाहर रह जाएगा ना, और हम कह रहे हैं लिख दो, तो भी क्या करेगा? बाहर ही जाएगा ना। तो तुम कहोगे लिखे का है आखिर, जब इसको जाना क्या है? बाहर ही है। अच्छा, अभी तो हमने नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं ज़्यादा बताएंगे, लेकिन तब भी इफ़ का नाम सुना है? इफ़ कंडीशन, चलो अभी हम आगे बताएंगे। वैसे दिखाएं, इफ़ कंडीशन एक बेसिक चीज़ जान लो, इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि मतलब अगर कब लगाते हो? जब भी कई बार तुम्हारे सामने होता है ना कोई कंडीशन है, जैसे मैं तुमसे कहे जाओ चाय लेते आओ, तो तुम उसका कहते हो ना पैसा दोगे तो लाएंगे, अगर पैसा दोगे तो लाएंगे। तो यहाँ दो बातें हैं कि नहीं? भैया पैसा दोगे तो लाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं लाएंगे। जब भी अगर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं ये काम होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कंडीशन क्या हुई? पूरी हुई तो काम, जैसे कंडीशन क्या है? जैसे तुम्हारे लिए है कि भैया चाय ले आने की कंडीशन है पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिला तो तुम लाए, पैसा नहीं मिला तो तुम नहीं लाए। हाँ, शर्त है। क्या कर सकते हो? कंडीशन का मतलब क्या है? शर्त। हाँ, लेकिन फिर भी क्या आया? अगर भाई देखो संभावनाएं, देखो संभावना 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन है तो क्या एक शर्त। हाँ, एक शर्त ही है ना ये।